नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। शिक्षा से लेकर आर्थिक व्यवस्था, सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। लेकिन देश का प्रमुख मुद्दे उद्योग धंधे और शिक्षा व्यवस्था। आज हमारे साथ शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए SBMT कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सौरभ शर्मा जी उपस्थित हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं और मौजूदा हालात में किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था चल रही है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इस खास बातचीत में। सर, कोरोना महामारी से जो आज व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इसमें शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, गिर गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान परिपेक्ष में वैश्विक महामारी के चलते केवल शिक्षा ही नहीं, समस्त जगत के समस्त कार्य प्रणाली इससे प्रभावित हुई है जी। शिक्षा की बात करें तो जो एजुकेशन, जो क्लासरूम्स कॉलेज के भवन में, बिल्डिंग में स्टूडेंट्स और टीचर के इंटरेक्शन के बीच होता है, उस जैसा माहौल तो नहीं हो पाया। हालांकि तकनीकी विज्ञान के आधार पर सभी विद्यालय महाविद्यालयों ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और इस तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ ऐसी विधाएं प्रारंभ की हैं जिनसे ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, कम से कम हमारा छात्र जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का भावी कर्णधार है, वो प्रभावित ना हो। तो हम शिक्षक, प्राचार्य, आचार्यों का विशेष आग्रह था अपने प्रबंधन समिति से, और हमने मिलकर कार्य योजना बनाई और इसके माध्यम से हमने घर बैठे छात्र को एजुकेशन देने का काम किया। सर, मैं इसी एक सवाल है कि जिस प्रकार घर बैठे शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के माध्यम से सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या उन ऑनलाइन क्लासेस से छात्राओं को वो माहौल मिल पा रहा है जो कक्षा में, क्लासरूम्स में मिलता है? क्या उस तरीके की शिक्षा उनको मिल पा रही है? क्या बच्चे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा से? देखिए, भारतवर्ष एक अभी प्रगतिशील देश है। वहाँ पर तकनीकी धीरे धीरे हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में पहुँच रही है जी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं, मैं बात करूं अपने ज़िले में तो वहाँ भी ऐसे कुछ स्थान है जहां अभी तक नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। और हमें भी बड़ा दुख होता है कि उस ऑनलाइन क्लास को जो हम चला रहे हैं, इतने हमारे आचार्य लोग इतना प्रयास करने के बाद बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भी उसे अनभिज्ञ हैं जी। कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम है, इस तरीके से स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है और बहुत सारी ऐसी परेशानी है उनको। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार की नहीं हो पा रही है जो क्लास में हो रही है। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा प्रभावित हो रही है। डॉक्टर साहब, आपके विद्यालय में परीक्षाएं हो चुकी हैं? नहीं, परीक्षा तो अभी नहीं हुई है। परीक्षा जब लॉकडाउन से पहले विश्वविद्यालय द्वारा समय सारणी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि प्रत्येक विद्यालय या विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं होंगी वो एक बार में चार परीक्षाएं ही होंगी। तो इसको लेकर आपके विद्यालय की क्या योजनाएं हैं? सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का हम निश्चित रूप से और अक्षर से पालन करते हैं जी। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे धंधे बंद हैं, उद्योग धंधे बंद हैं, विद्यालय बंद हैं, बच्चे घर पर बैठे हैं। किसी की जो रोज़मर्रा की कमाई वाले अभिभावक हैं उनकी कमाई नहीं हो पा रही है। तो उनकी एक मांग है कि जितने दिन लॉकडाउन रहा उतने दिन स्कूल की, विश्वविद्यालयों की फीस माफ़ कर दी जाए। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर क्या सुझाव है आपका? हर एक का दृष्टिकोण अपना अपना अलग होता है। अभिभावक का दृष्टिकोण अलग है जी, विद्यालय महाविद्यालय का दृष्टिकोण अलग है। जैसे महाविद्यालयों में तो शुल्क की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एडमिशन जुलाई में हुए थे, जुलाई अगस्त में, वहीं सब विद्यार्थी अपनी फीस जमा कर चुके थे जी। उसके बाद कोई ऐसी फीस का लेन देन का कोई भी ऐसा मामला नहीं। स्कूल की अगर बात की जाए तो आप एक विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तो एक स्कूल के बारे में, स्कूल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो स्कूल का एडमिशन का टाइम तो भी चल ही रहा है। मार्च अप्रैल से एडमिशन शुरू होते हैं और
एजुकेशन भी दी जाती है। दूसरा बात, क्लासेज जब चलती हैं तो शिक्षक, बहुत सारे कर्मचारी विद्यालय महाविद्यालय को चलाने के लिए हमेशा सदैव कार्यरत रहते हैं। जी हम उनकी तरफ देखें तो यदि मैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस स्कूल्स की व्यवस्था की बात करूं जी तो वहाँ से कोई ग्रांट नहीं मिलती, जी कहीं से कोई भी अनुदान नहीं मिलता, जी आचार्यों का वेतन नहीं मिलता। जी हमको सब स्वतः के सोर्स से ही उसको करना पड़ता है। जी फंड की इतनी एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी नहीं होती कि ताकि हम 6 महीने 4 महीने 5 महीने जी तक वो किया जाए, जी क्योंकि विश्वविद्यालय और सरकार का नियम है कि जो भी ट्यूशन फीस लेते हैं उसका 75% हमको अपने शिक्षक और कर्मचारियों पर खर्च करना होता है। जी उसके लिए ये बड़ी समस्या का कारण तो है ही, जी बिल्कुल। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता जरूर निकालें। सरकार की मध्यस्थता के आधार पर ही हो पाएगा। जैसे सरकार का निर्देश होगा हम सब सहज रूप से पालन करेंगे। मतलब फीस देनी है नहीं देनी अभिभावकों को, ये सरकार तय करे, आपको कहने का मतलब ये सरकार है। तय करे। जी डॉक्टर साहब, अभी 3 मई को उम्मीद है कि लॉकडाउन शायद खुल जाए। अगर ऐसा होता है तो विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से बैठना है, क्या किस प्रकार की कोई विश्वविद्यालय स्तर पर या राज्य सरकारी स्तर पर कोई इस प्रकार की एडवाइजरी है जिसका पालन करेंगे? देखिए, 3 मई को जो लॉकडाउन हट सकता है, जी संभावना है नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन पर ही जी आधारित रहेगा। नहीं, जैसा कुछ जिलों माना कि 54 जिलों में पिछले 14 दिन से किसी प्रकार का कोई केस नहीं आया है, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं। यदि ऐसा बुलंदशहर में संभव होता है तो हमने भी इसके लिए अपनी तैयारी की है। यदि 3 मई के बाद हम विद्यालय महाविद्यालय खोलने का प्रयास करते हैं सरकार के आदेशानुसार, तो हमारी व्यवस्था ये है कि पहले तो हम 1-2 दिन पहले सारे कॉलेज को, क्लासरूम्स को सैनिटाइज कराएं, जी उसको साफ स्वच्छता कराएं। जी ठीक है, क्योंकि पिछले 20 दिन 25 दिन से 1 महीने से लगभग बंद है और किसी तरह की संक्रमण की संभावना हो सकती है। जी तो हम पूरा कॉलेज बिल्डिंग पूरा सैनिटाइज करा के, जी उसमें जो क्लासेस की चेयर्स हैं स्टूडेंट्स के बैठने के लिए सब सारी अलग अलग होंगी। जी टीचर्स के इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जी क्योंकि जब तक डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा जी तब तक उस संक्रमण की व्यवस्था बनी रहती है। जी हम कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे हमारे छात्र और सारे विद्यार्थी और हमारे आचार्य प्राचार्य एक दूसरे से मिलके इस तरह बात करें। जी तो हम उस तरह से डिस्टेंसिंग करके अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जी। सदैव लेकिन तत्पर डॉक्टर साहब, अगर हम मदरसों की बात करें तो मदरसों में लगातार छात्र संक्रमित पाए जा रहे हैं। क्या ऐसे माहौल में स्कूलों को खोलना उचित रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल एक मानवता के विरुद्ध कार्य। जी किसी भी, मैं मदरसे की बात करूं या किसी विद्यालय की बात करूं या महाविद्यालय की बात करूं, ये सभी के लिए मानवता के खिलाफ और इस देश और समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र का काम है। भारत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था जी कि कोई भी किसी भी संस्थान या संस्था किसी भी अपने यहाँ के कर्मचारी को ना निकाले, मानवता का परिचय दे और उनको अपने विद्यालय में या संस्था में रखे और उनका वेतन समय पर दे। इस पर क्या आपका विद्यालय कार्य कर रहा है? आपके विद्यालय की क्या योजना है? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान किया गया है उसका मानवता को ध्यान में रखते हुए, समाज की सुरक्षा रक्षा के प्रकल्प को चलाते हुए ये समस्त विद्यालय महाविद्यालय, हमारी प्रबंध समिति इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि किसी भी शिक्षक को, किसी भी कर्मचारी को जो हमारे यहाँ कार्यरत है नहीं निकाला जाएगा। पहले से ही ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, बाद में जी हमारी प्रबंध समिति इतनी उदार हृदय की है, जी उन्होंने संकल्प ले लिया कि जिस तरह से लोग स्कूल्स में, कॉलेज में और किसी फैक्ट्री में लोगों को निकालने, बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, काम नहीं है, लेकिन उनके इस उदार हृदय को मैं सदैव नमन करूंगा। जी और उनका ये निर्णय, मुझे उन्होंने खुद ये कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय प्रिंसिपल साहब आप मत लीजिए जिससे इस तरह की कोई माहौल हो, क्योंकि कॉलेज हमारा बिल्डिंग है, उससे नहीं चल सकती। जी हमारे जो कॉलेज की ताकत है हमारे शिक्षक है, हमारे कर्मचारी हैं। जी मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता, मेरी प्रबंध समिति अकेला कुछ नहीं कर सकती, ये सब पूरी मेरी टीम की देन है जी और एक एक टीम के एक मेंबर का ध्यान रखना मेरा और मेरी प्रबंध समिति का दायित्व है। जी डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आप देशवासियों को, नगरवासियों को और अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कोरोना महामारी से बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सोशल डिस्टेंसिंग
सैनिटाइजिंग का यूज़ करना, अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने घर में रहना और इस घर में रहने के साथ साथ अपने समय का सदुपयोग करना, ये भारत और भारत की संस्कृति के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव अग्रणी रहेगा, लाभ करेगा। तो हमारा यही संदेश है कि इस लॉकडाउन में सरकार के एक एक दिए गए दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करना और इस समय में हम जितना अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हम अंधकार रूपी ज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने जीवन को लाभान्वित करें, इस समय का सदुपयोग करें। मेरा सारे छात्र छात्राओं से, देश से, समाज से ये आह्वान है, प्रार्थना है कि हम एक एक सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का अक्षर से पालन करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ शर्मा SBMT डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिन्होंने बताया कि हमें देश में कोरोना जैसी महामारी से किस प्रकार बचाव करना है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि कोरोना महामारी से पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और जब विद्यालय के स्कूलों को ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, तो विद्यालय को पूर्णतः सैनिटाइज भी किया जाएगा और राज्य स्तरीय एडवाइजरी का पूर्णतः से पालन किया जाएगा। तो ये था हमारा एक खास बातचीत कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।